नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं अभिमन्यु कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एबी क्लासेस में। पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं कि महाजनपद की स्थापना कैसे हुई, क्या इसका कारण रहा, क्या स्थितियां रही, क्या परिस्थितियां रही। तो आज वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये महाजनपद 16 जो महाजनपद था, वो महाजनपद वर्तमान समय में कहाँ है, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, उस महाजनपद की 16 महाजनपद की जो राजधानियां थी कहाँ कहाँ थी, वहाँ के प्रमुख राजा कौन थे, कैसी कैसी स्थितियां थी। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। कोशिश किए हैं कि आप लोगों को एक अच्छी जानकारी दे सकें। अगर वीडियो आपको अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास प्रारंभ करते हैं 16 महाजनपद की स्थिति के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहले जो महाजनपद है वह है काशी महाजनपद, और काशी महाजनपद की राजधानी थी वाराणसी। वाराणसी दो नदियों के बीच में संगम में बसा हुआ था। दो नदी का नाम है वरुणा और अस्सी। जैसा कि आप नाम देख रहे होंगे, वरुणा और अस्सी दोनों को मिलाकर के बना है वाराणसी। और काशी के संस्थापक थे, वेदों में कहा गया है कि देवदास थे। काशी के संस्थापक कौन थे? देवदास। ये जानकारी आप ध्यान में रखें, टिक भी लगाया हुआ है। काशी के संस्थापक थे देवदास। तो प्रश्न उठता है कि काशी का नाम किस शासक के नाम पे और क्यों पड़ा। तो चलते हैं आगे कि राजा काश के नाम पर काशी का नामकरण किया गया। काशी के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ज़्यादा दे दिया गया है, ज़्यादा दिए हैं, इसे आप ध्यान में रखें कि राजा काश आयु के परपोते, आयु नाम के एक राजा हुए। राजा काश आयु के परपोते और छत्रवृद्ध के पौत्र थे। कौन? राजा काश। राजा काश ने वाराणसी में चंद्रवंश की स्थापना की। तो ध्यान में रखिए, हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए कि वाराणसी में चंद्रवंश की स्थापना किसने की? तो राजा काश ने की थी, जिसके नाम पे काशी रखा गया। क्यों रखा गया, इसका भी कारण है कि राजा काश ने ही वाराणसी शहर का पुनर्निर्माण करवाया, जिसके कारण काश के नाम पे ही काशी नाम दिया गया। अब एक प्रश्न उठता है कि इसका शुरुआती दशकों में, शुरुआती में सबसे पहले इसका स्थापना किसने किया? तो यह वर्णन मिलता नहीं है अभी तक। वर्तमान समय में तो इसका कोई डाटा उपलब्ध है नहीं कि काशी का स्थापना सबसे पहले किसने किया होगा। जो वेदों में लिखा गया है कि काशी का जो संस्थापक देवदास ही था, देवदास ने इस शहर को बनाया, इस नगर को बनाया। महाजनपद काल के समय काशी के राजा ब्रह्मदत्त थे। ये ध्यान में रखने योग्य बातें हैं कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा छाया आ रहा है, ध्यान से देखें कि महाजनपद काल के समय काशी के राजा ब्रह्मदत्त थे। ब्रह्मदत्त ने राजा दीक्षित को हराकर कौशल को काशी में मिला लिया। अब ध्यान में रखें कि क्यों काशी के बारे में इतना हमने डिटेल से लिखा है, क्योंकि उस समय महाजनपद काल के समय में काशी के अंतर्गत, काशी के अंदर में 3 महाजनपद थे। पहला मगध, दूसरा कौशल और तीसरा वत्स। इन तीनों महाजनपद को काशी के राजा अपने वश में रखते थे, जिसके कारण प्रतिद्वंदिता हमेशा चलती रहती थी। उसी प्रतिद्वंदिता को हमने 2-3 लाइन में लिखने का कोशिश किया है, समझाने का कोशिश किया है। इसे ध्यान से आप देखें। तो आप देखिए कि ब्रह्मदत्त ने राजा दीक्षित को, ये जो राजा दीक्षित आप देख रहे होंगे, ये राजा दीक्षित कौशल के राजा थे। ब्रह्मदत्त ने राजा दीक्षित को हराकर कौशल को काशी में मिला लिया। कालांतर में देखिए कि कंस ने काशी को जीता। ब्रह्म दीक्षित के बाद वहाँ का राजा कंस बना था और कंस ने काशी को जीता। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि कौशल के राजा प्रसेनजीत ने दहेज में काशी को बिंबिसार को दे दिया। कंस के बाद कौशल का राजा प्रसेनजीत बनता है, जो गौतम बुद्ध के समकालीन भी हैं। आपको याद ही होगा कि प्रसेनजीत ने ही जीवक को भेजा था गौतम बुद्ध का हालचाल देखने के लिए। कौशल के राजा प्रसेनजीत ने दहेज में काशी को बिंबिसार को दे दिया। और आगे देखिएगा कि क्यों दे दिया गया। इसका एक कारण है कि बिंबिसार का विवाह प्रसेनजीत की बेटी कन्या महाकौशला के साथ होता है, जिसके कारण दहेज में बिंबिसार को काशी मिलता है। हालांकि कालांतर में अजातशत्रु बिंबिसार का जो पुत्र हुआ, वो अपने पिता को कैद कर लेता है। आप जानते होंगे कि हर्यक वंश का बिंबिसार थे, और हर्यक वंश को एक और भी नाम दिया जाता है, वो है पितृहंता वंश। आप इसे नोट करें, पितृहंता वंश भी कहते हैं, क्योंकि बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु हुआ, उन्होंने भी अपने पिता को कैद में रखा। और अजातशत्रु का पुत्र था उदयन भी अपने पिता अजातशत्रु को कैद में रखा। तो इस तरह से देखते हैं कि अपने पिता को कैद में रखने के कारण, अपनी मां को कैद में रखने के कारण, जो दहेज में बिंबिसार को कौशल मिला था,
प्रसेनजित के द्वारा उसे प्रसेनजित ने फिर से ले लिया, अजातशत्रु से ले लिया, है ना। क्योंकि बिंबिसार को कैद में रखेगा तो क्यों देगा अजातशत्रु को, क्योंकि उसे दहेज में दिया गया था, तो अजातशत्रु से ले लिया जाता है। इसकी शत्रुता मिटाने के लिए अब तो बात ऐसा होगा कि अजातशत्रु का तो दुश्मनी तो चलेगा किससे, प्रसेनजित से। प्रसेनजित पर पहली बार आक्रमण जब अजातशत्रु करता है तो पहला युद्ध में प्रसेनजित अजातशत्रु को हरा देता है, जबकि दूसरा वार में प्रसेनजित हार जाते हैं। और प्रसेनजित का एक और बेटी रहते हैं, वजीरा या विजरा, ऐसे करके कुछ नाम है, आप देख लीजिएगा। उसका विवाह अजातशत्रु से करवा दिया जाता है और फिर से काशी को दहेज में अजातशत्रु को दे दिया जाता है और अंततः काशी मगध में मिला लिया जाता है अजातशत्रु के द्वारा। तो ये आप ध्यान में रखें इसको। आगे चलते हैं कि दूसरा जो महाजनपद है कोसल। कोसल महाजनपद सरयू नदी के द्वारा दो भागों में बटा हुआ था। आप इसे ध्यान में रखें कि कोसल महाजनपद सरयू नदी के द्वारा दो भागों में बटा हुआ था, उत्तरी कोसल और दक्षिणी कोसल। उत्तरी कोसल की राजधानी थी श्रावस्ती। आप इसे नोट करें, डायरेक्ट याद ना रखें कि कोसल की राजधानी कहाँ थी, श्रावस्ती, ये गलत भी हो सकता है एग्जाम में कोसल की राजधानी श्रावस्ती ऑप्शन में रहे ही ना, कुशावती रहे तो पूछेगा क्वेश्चन वहां पे कि उत्तरी कोसल की राजधानी कहाँ थी या दक्षिणी कोसल की राजधानी कहाँ थी, दोनों आप ध्यान में रखें। सरयू नदी के द्वारा दो भाग में बढ़ता है। परीक्षा का जो प्रारूप है आजकल हो गया है वो बड़ा ही बारीकियों से प्रश्न पूछने लगा है, इसलिए छोटे छोटे बातों पर ध्यान देना जरूरी है। और हम जानते भी हैं कि लोगों को जो ठेस पहाड़ों से नहीं, छोटे छोटे पत्थरों से, टुकड़ों से ही लगता है, इसलिए संभल के चलने का जरूरत है। छोटे छोटे प्रश्नों पर विचार करना ही बहुत जरूरी है। चलते हैं आगे कि देखते हैं कि बुद्ध के समकालीन एक राजा थे वहाँ के प्रसेनजित। तो बुद्ध के समकालीन कोसल के राजा कौन थे, प्रसेनजित, जिसकी चर्चा यहाँ पे हम लोग कर चुके हैं। प्रसेनजित के समय में भी आप एक कहानी पढ़े होंगे बचपन में, अंगुलीमाल डाकू वाला। अंगुलीमाल डाकू प्रसेनजित के समय में था। गौतम बुद्ध वहाँ पे जाते हैं अंगुलीमाल डाकू को यह कहने के लिए, मनाने के लिए कि अब तुम हत्या नहीं करो, बंद करो। ये सब तो आप कहानी जान ही चुके होंगे। हम लोग जब गौतम बुद्ध के बारे में चर्चा करेंगे तो ये सब कहानियाँ वहाँ पे जानेंगे। खैर चलते हैं आगे। कोसल का वर्तमान स्थिति फैजाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये जानकारियाँ कोसल के बारे में थी, आप इसे ध्यान से देखें, नोट करें। आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाइयों अंग के बारे में। तो अंग की राजधानी थी चंपा। ये वही अंग है जिसकी चर्चा महाभारत में की गई है और यहाँ का एक राजा महाभारत में कर्ण को बताया गया था, नाम आप सुने होंगे। तो अंग की राजधानी थी चंपा। चंपा वर्तमान समय में भागलपुर मुंगेर जो जिला है बिहार में, वहाँ पे पड़ता है। और आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मार्क भी कर रखे हैं कि इसका सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। तो अंग का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, इसे ध्यान में रखें। इस लाइन पर आप अपनी निगाहें बनाए रखें। इसकी ख्याति विख्यात व्यापारिक केंद्र के रूप में थी। अंग जो है वो विख्यात व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता था, व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के राजा ब्रह्मदत्त था, ये ध्यान में रखें। यहाँ के राजा कौन थे, ब्रह्मदत्त थे, इसे आप ध्यान में रखें। यहाँ के राजा कौन थे, ब्रह्मदत्त थे। बिंबिसार ने मगध में मिला लिया और अंग को अंततः बिंबिसार ने, जो हर्यक वंश के थे, मगध में मिला लिया गया। तो ये कहानी था अंग के बारे में, इतना जानकारी आप देखें। चौथा महाजनपद के बारे में जो हम लोग चर्चा करेंगे, वृज्जी या भज्जी के बारे में चर्चा करेंगे। तो वृज्जी और भज्जी का जो, वृज्जी कहो या भज्जी कहें, बात एक ही है। इसकी राजधानी थी वैशाली या बसाड़ से इसकी पहचान की गई है। आप ध्यान में रखें, राजधानी तो याद करना बेहद जरूरी है, इसलिए आप जरूर इसे ध्यान में रखें। तिरहुत प्रमंडल में था, वर्तमान समय में भी अपना बिहार में तिरहुत प्रमंडल है, वहीं पे वज्जी गणराज्य था। आप देखें कि यह 8 गणों का संयुक्त राज्य था। और आपको पिछले वीडियो में आप देखिएगा, हमने पहले बता रखा है कि 16 महाजनपद में 14 महाजनपद ऐसे थे जहां पे राजतंत्र था, राजा का तंत्र था। राजतंत्र 14 महाजनपदों में था, जबकि 2 महाजनपदों में गणतंत्र था, यानी गणों का शासन था। और सबसे पहले गणतंत्र यानी जनता का शासन पूरे विश्व में सबसे पहले हमारे भारत में वैशाली में ही स्थापित किया गया था। बहुत ही गौरव की बात है, बहुत ही मान सम्मान अभिमान की बात है ना। इसे ध्यान में रखें कि पूरे विश्व में सबसे पहले गणतंत्र की स्थापना, जनतंत्र की स्थापना वैशाली में की गई थी, जो वैशाली अभी बिहार राज्य में स्थित है।
8 गणों का संयुक्त राज्य था। ये जो आप देख रहे हैं वैशाली, 8 गण, छोटे छोटे गण मिलकर के वहां पे शासन चलाया करते थे। सबसे शक्तिशाली जो गण था वो लिच्छवी था। लिच्छवी को आप ध्यान में रखें, हमने इसको गोल से घेर रखा है। लिच्छवी था। लिच्छवी इसीलिए आप याद रखें क्योंकि जब हम गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, मगध का जब उत्कर्ष पढ़ेंगे, तो लिच्छवी राजा चेटक के बारे में चर्चा करेंगे। हमने लिखा भी है गणतांत्रिक राज्य था कौन? वृज्जी। अजातशत्रु ने मगध में इसे मिला लिया। वृज्जी को अजातशत्रु ने जीत करके मगध में मिला लिया। हम लोग सारा चर्चा मगध का उत्कर्ष में सबका चर्चा हम लोग करने वाले हैं। जैसा कि आपको पहले हम बता चुके हैं कि बिहार में वैशाली जिला में ये पड़ता है, तो ये वृज्जी संघ था। आगे देखते हैं मगध। मगध के बारे में अगर लिखें तो बोर्ड भी छोटा पड़ जाए, तो मगध के बारे में पूरा डिटेल में हम लोग जानेंगे मगध के उत्कर्ष में। खैर छोटा सा जानकारी यहाँ पे लेते हैं, जितना जानकारी उपलब्ध हो सके और जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, है ना। छोटी जानकारी मगध के बारे में। इसकी राजधानी थी गिरिब्रज या राजगिरी, और बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र भी हुई थी। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध ही हुआ कालांतर में, सबको हरा करके एक साम्राज्य के रूप में परिणित हुआ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, साम्राज्य के रूप में परिणित हुआ। वर्तमान समय में जो मगध जो क्षेत्र है मेरे प्यारे मित्रों, पटना गया शाहाबाद का जो क्षेत्र है, पटना जिला, गया जिला और शाहाबाद का जो क्षेत्र है, वही मगध का क्षेत्र रहा था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मल। मल को जरा ध्यान से देखिएगा। मल की राजधानी थी, 2 राजधानियां थी, 2 भागों में बटा हुआ था। सबसे पहले तो देखिए कि मल भी गणतांत्रिक राज्य था, मतलब मल में राजतंत्र नहीं था, गणतंत्र था, मतलब जनता का शासन था। आपको पिछले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि फिर से बातों को दोहराना ठीक नहीं है कि 2 महाजनपद में जनता का शासन था, गणतंत्र था। आप ध्यान में रखिए, एक मल था और दूसरा वृज्जी था। चलते हैं आगे। गणतांत्रिक राज्य था, 2 भागों में विभक्त था। पहला जो राजधानी था वो था कुशीनारा, कसिया देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और दूसरी राजधानी थी गोरखपुर, पावा था, जो गोरखपुर में पड़ता है उत्तर प्रदेश में। एक बार फिर से इसको देखते हैं। मल गणतांत्रिक राज्य था, 2 भागों में विभक्त था मेरे भाइयों। पहली राजधानी कुशीनारा था, पहले भाग का जो राजधानी था कुशीनारा था। कसिया में भी क्षेत्र है, देवरिया उत्तर प्रदेश में है, और दूसरा था पावा, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। इसे आप नोट डाउन करें। यह भी मगध साम्राज्य का शिकार हुआ, अंततः इसे भी मगध में मिला लिया गया। गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे कि मल्लों ने गौतम बुद्ध के अस्थियों का अंतिम अंत्येष्टि किया था। इसे ध्यान में रखें आप। चेदी की राजधानी थी सोत्थिवती या शक्तिमती, और यह चेदी यमुना के किनारे बुंदेलखंड के पास का क्षेत्र है। विख्यात राजा यहाँ का शिशुपाल हुआ, जिसका उल्लेख महाभारत में भी किया गया है। आप देखे होंगे कि भगवान श्री कृष्ण जो है वह शिशुपाल को 100 गलतियां करने के लिए माफ करते हैं, और इसका वर्णन एक बहुत ही अच्छे तरीका से महाभारत में किया गया है, चेदी का और शिशुपाल का ही वर्णन किया गया है। फिर आगे हम लोग चलते हैं। 8वां जो महाजनपद है वो है वत्स। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, एक और नाम इसका मिलता है कोशम। दोनों आप ध्यान में रखें, दोनों बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कौशाम्बी तो आपको याद ही होगा, लेकिन कोशम भी जरूर याद आप रखें। इसका जो वर्तमान स्थिति है अभी इलाहाबाद में पड़ता है, और उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में पड़ता है, ठीक ना। यमुना के किनारे बसा हुआ था वत्स। मेरा छाया लग रहा होगा, थोड़ा सा हम दूर हट जाते हैं। गौतम बुद्ध के समय यहाँ का राजा था उदयन। ये ध्यान में रखें, हम इसको अंडरलाइन भी कर चुके हैं, गोल से घेरे हुए भी थे, है ना। गौतम बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौन था? उदयन था मेरे भाइयों। वाल्मीकि रामायण में भी इसका उल्लेख मिलता है वत्स का। जब वाल्मीकि जी रामायण लिखे हैं उस रामायण में भी वत्स का उल्लेख किया गया है। इसे आप ध्यान में रखें कि वाल्मीकि रामायण में भी वत्स का उल्लेख किया गया है। ओल्डनबर्ग नाम के एक इतिहासकार है, उन्होंने कहा है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में जिन वंश का उल्लेख किया गया है ना, इसी देश के रहने वाले थे। तो ये आप ध्यान में रखें, ये वाला पॉइंट। ओल्डनबर्ग के अनुसार ऐत्रेय ब्राह्मण में जिस वंश का उल्लेख किया गया है वो इसी देश के थे। कौन से देश के? वत्स को एक देश के रूप में बताया गया, ठीक है। तो चलते हैं आगे, कुरु महाजनपद के बारे में देखते हैं। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, और वर्तमान जो स्थिति है दिल्ली मेरठ हरियाणा के आसपास का क्षेत्र रहा था। महाभारत में कुरु राज और इसकी राजधानियों का उल्लेख किया गया है। आप इसे ध्यान में रखें, जैसा कि आप महाभारत के बारे में जानते होंगे, है ना। तो आगे चलते हैं पांचाल। तो पांचाल की राजधानी थी 2। यह भी 2 भागों में बटा हुआ था मित्रों, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्रा और दूसरी का था काम्पिल। अहिच्छत्रा भी बरेली उत्तर प्रदेश में पड़ता है ना।
और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी काम्पिली, जो फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आप दोनों ध्यान में रखें। 11वां जो महाजनपद है वो सुरसेन है। सुरसेन की राजधानी थी मथुरा, और मथुरा जो थी वह यमुना के पास बसा हुआ था। इसकी ख्याति धार्मिक एवं व्यापारिक केंद्र के रूप में जानी गई है। मथुरा के साथ कृष्ण का नाम जुड़ा हुआ है और यहाँ यदुवंशियों का शासन चलता था। भली भांति आप इस चीज से परिचित होंगे कि कृष्ण का नाम भगवान बोले या ना बोले, भगवान कृष्ण का नाम जो है, ये कृष्ण कौन थे, जो भी हो, महाभारत में इसका उल्लेख किया गया है। बुद्ध के समकालीन यहाँ के जो राजा थे अवंती पुत्र सूरसेन थे। चलते हैं आगे। 12वां महाजनपद है मत्स्य। मत्स्य की राजधानी थी वैराट या विराटनगर थी इसकी राजधानी। राजस्थान के भरतपुर, जयपुर और अलवर क्षेत्र में अभी वर्तमान स्थिति में पड़ता है। इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं लेना है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी, या विराटनगर थी या वैराट थी। असमक है 13वां महाजनपद हम लोग का असमक है, जिसकी राजधानी थी पोटली या पोतन। दोनों आप ध्यान में रखें, पोटली या पोतन। वर्तमान समय में महाराष्ट्र के आधुनिक पैठन प्रतिष्ठान के पास ये क्षेत्र पड़ता है, और असमक जो महाजनपद है वो गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ था। इसकी ख्याति व्यापारिक केंद्र के रूप में भी की गई है। और आप ध्यान में रखें कि ये जो गोदावरी नदी के किनारे व्यापारिक केंद्र के रूप में विख्यात था, ये थोड़ा सा हो जाता है जरूरी, इसे ध्यान में आप रखें, है ना। अवंती जिसकी राजधानी थी उज्जैनी और माहिष्मती दोनों। अवंती मध्य भारत का महाजनपद था, इसे आप ध्यान में रखें कि मध्य भारत का जो सबसे विख्यात जो इंपॉर्टेंट जो महाजनपद रहा वो अवंती था। एक तरह का आप जंक्शन कह सकते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का अवंती था। यहाँ का एक विख्यात राजा हुए जिनका नाम था चंड प्रधोत, और हमने लिखा भी कि मध्य भारत का सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था अवंती ही था। और आगे देखते हैं कि 15वां जो महाजनपद है गांधार है। गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। तक्षशिला शैक्षणिक रूप में भी बहुत विख्यात हुआ, और कालांतर में हम लोग पढ़ेंगे कि महान आचार्य, ग्रेट जो आचार्य हुए, शिक्षक हुए चाणक्य, यहीं से पढ़े लिखे थे, इसी विश्वविद्यालय से पढ़े हुए थे, और कालांतर में वह वहाँ के प्राध्यापक भी नियुक्त हुए। तो विख्यात राजा यहाँ का था पुष्कर सारिन। आप ध्यान में रखें, यहाँ के एक विख्यात राजा जो हुए पुष्कर सारिन, आप नाम जरूर याद रखें, इसको नोट जरूर करें। 16वां महाजनपद है मेरे प्यारे भाइयों कंबोज। कंबोज की राजधानी है हाटक या राजपुर। और ये जो कंबोज अभी वर्तमान स्थिति है उसके अनुसार आप देखें कि मध्य एशिया के पामीर क्षेत्र के हिंदू कुश पर्वत के आसपास का जो क्षेत्र है, और वर्तमान स्थिति अफगानिस्तान में पड़ता है। तो आप इसे देखें कि हम कोशिश की है कि छोटा सा वीडियो बनाने का, जो कि एक ठीक ठाक जानकारी देने का कोशिश की है मेरे प्यारे भाइयों। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इसमें कुछ कमी रह गया है बताने के दौरान में, डील करने के दौरान में, कुछ आपके द्वारा अगर कुछ अच्छी सलाह हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें, और हम सुधारने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा लाइट का भी समस्या है, उसको भी हम दूर करने का प्रयत्न करेंगे। अगला जो टॉपिक हम लोगों का रहने वाला है वह रहने वाला है मगध का उत्कर्ष। तो 2 वीडियो इस पे हो गया, तीसरा वीडियो में हम लोग देखेंगे मगध का उत्कर्ष। तो आप इसे नोट करें। तो आज के लिए धन्यवाद।